नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। नरेंद्र मोदी के गुजरात में एक मंच सजा था। मंच पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया बैठे थे। सामने कुछ हिंदू परिवार थे। तोगड़िया ने वहां जो कुछ कहा वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और चुनावी मौसम में एक नया बवाल शुरू हो गया। दिन भर में दर्जनों नेताओं ने तोगड़िया की गिरफ्तारी की मांग कर दी। दरअसल तोगड़िया भावनगर में किसी के यहां ठहरे हुए थे। कुछ हिंदू महिलाओं ने उनसे शिकायत की कि उनके इलाके में एक मुस्लिम बिजनेसमैन का परिवार रहता है और उससे उन्हें परेशानी होती है। बस क्या था, जहर उगलने में महारत रखने वाले तोगड़िया मुस्लिम परिवार को भगाने की तरकीबें बताने लगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए तोगड़िया ने हिंदुओं को मुस्लिम परिवार के घर पर जबरन कब्जा करने के लिए भी उकसाया और यह सब कैमरे में कैद हुआ। तोगड़िया का यह भड़काऊ बयान उसी गुजरात से आया है जहां से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने निकले मोदी मुसलमानों का दिल जीतने की बात करते हैं, भाईचारे का संदेश देकर सत्ता के सपने देख रहे हैं। इससे पहले बिहार बीजेपी के नेता और मोदी के चहेते गिरिराज सिंह का भड़काऊ बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा था मोदी विरोधियों के लिए हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में जगह होगी। दूसरी पार्टियों के नेता भी हिंदू मुसलमानों को बांटने की इस राजनीतिक प्रतियोगिता में अव्वल आना चाहते हैं। इनमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, शिवसेना भी है, आरजेडी भी है और बाकी पार्टियां भी। ऐसा लगता है कि चुनावी मौसम में सबका इरादा ध्रुवीकरण की सियासत गरमाने पर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम विरोधी बयान पर तोगड़िया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? गिरिराज और तोगड़िया जैसों पर क्यों चुप है मोदी? और क्या विकास का एजेंडा छोड़ ध्रुवीकरण में जुट गई है बीजेपी? इसी पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। एक रस्तो सरकार डिस्टर्बिंग एक्ट लगावे, वो एक्ट लागे तो हिंदू मेजोरिटी विस्तार में मुसलमान मकान नहीं खरीदी सके। बीजो रस्तो कोई वकील साथे बात करी અને મકાનનો કબજો લઈને બજરંગ દળનું બોર્ડ લગાવ્યું, પછી લડી લઈશ। सुन लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए। खांटी हिंदुत्व की प्रयोगशाला से ट्रेनिंग लेने वाले प्रवीण तोगड़िया के ये शब्द इत्तेफाक नहीं है। एक कौम विशेष को हिंदुओं के इलाके से हटाने के नुस्खे बता रहे हैं तोगड़िया। ये वीडियो मोदी के गुजरात से निकला है। भावनगर के कुछ हिंदू परिवारों को तोगड़िया ने दो उपाय सुझाए। महाज्ञानी की मुद्रा बनाते हुए बताया कि मुस्लिम परिवार को हटाने के लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू करवा दो या उनके घर पर जबरन कब्जा कर लो, बजरंग दल का बोर्ड लगा दो, फिर केस लड़ते रहो। इसके बाद तालियां बजी और हिंदुओं के बीच तोगड़िया साहब की जय जयकार होने लगी। कुछ और संदेश भी निकले तोगड़िया के श्रीमुख से। मुस्लिम परिवार के घर पर टायर और टमाटर फेंकने की नसीहत भी कैमरे में कैद हुई। 48 કલાક में मकान पाछू नहीं लीधु तो अमे एनी दुकाननो घेराव करवा हजारों लोग आवीए छे अने पछी पथरा बथरा लईने जवानुं, टायरो सळगाववानुं, सड़क पर निकले तेना पर थूकवानो कार्यक्रम करावड़ो। ए निकळशे ने थूकवा माटे कोई सजा नथी थती, कोईनी उपर थूकवाय नहीं, कोईनी उपर टामेटा फेंकवानी कोई सजा नथी थती। 10-15 छोकरा उभा रहवानुं, बहार निकळे टामेटा मारवाना। जो मोदी भाईचारे और विकास का ढिंढोरा पीटकर अच्छे दिन आने के सपने दिखा रहे हैं, उन्हीं के गुजरात से निकले तोगड़िया के वीडियो ने बवंडर खड़ा कर दिया। धर्म और सियासत दोनों सुलग उठी। तोगड़िया की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। प्रवीण तोगड़िया को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। ये दंगा फैलाने की साजिश है, ये मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है। और प्रवीण तोगड़िया चूंकि दंगा फैलाने में माहिर है, दंगा भड़काने में, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया का तो इलाज होना चाहिए, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। तोगड़िया तालिबानी विचारों से प्रभावित है और कमजोर सरकार होने की वजह से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ कौम विशेष को भड़काने की शिकायत तो दर्ज हो गई, लेकिन इन शब्दों पर आरएसएस की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली है। तोगड़िया से फोन पर बात करके ही संघ ने उन्हें क्लीन चिट भी दे दी। मेरी स्वयं प्रवीण तोगड़िया जी से बात हुई है। वे स्पष्ट कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई बात उन्होंने कही नहीं थी। उनका दावा था कि ये फैब्रिकेटेड खबर है। कैमरा झूठ नहीं बोलता, फिर भी दलील ये कि वीडियो से छेड़छाड़ हुई। वैसे बांटने की इस राजनीति के पूर्वधाओं में तोगड़िया अकेले नहीं है। मोदी के महान भक्त और बिहार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर भी केस दर्ज हो चुका है भड़काऊ भाषा बोलने के इल्जाम में। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं वो पाकिस्तान देख रहे हैं।
आने वाले दिन में ऐसे लोगों के लिए जगह हिंदुस्तान में नहीं, झारखंड में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में होगा। सवाल तो बाकी पार्टियों के नेताओं से भी है। जब लालू की पार्टी के शकुनी चौधरी भागलपुर की जमीन में मोदी को गाड़ने की बात करते हैं, कांग्रेस के कद्दावर मंत्री जयराम रमेश मोदी की लहर को जहर बताते हैं, बेनी बाबू बिना सबूत सनसनीखेज इल्जाम लगाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल बीजेपी से है कि तोगड़िया और गिरिराज जैसे बेलगाम नेताओं पर क्यों चुप है मोदी की पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुना आपने, प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के अध्यक्ष। वीएचपी भी संघ परिवार का एक हिस्सा है। संघ परिवार के हिस्सा के तौर पर क्या कुछ कहा उन्होंने, प्रवीण तोगड़िया ने, आपने सुना। इस पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चुनावी मौसम में नेता विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हों या संघ परिवार के अलग अलग हिस्से से जुड़े हुए लोग हों, अगर ऐसा बयान देते हैं उसका क्या मतलब है। और चुनावी मौसम में गिरिराज सिंह से लेकर संगीत सोम से लेकर वेनी प्रसाद वर्मा तक और तमाम दलों के नेताओं तक अगर इस तरह के उकसावे के बयान देते हैं उसका क्या मतलब है। इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ संबित पात्रा, बीजेपी नेता सलमान सोज हमारे साथ होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता कमाल फारूकी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वैसे समाजवादी पार्टी से इनका पुराना रिश्ता रहा है, राकेश सिन्हा साहब आरएसएस के संघ से जुड़े हुए हैं, थिंक टैंक हैं, आरएसएस के माने जाते हैं, और राजीव रंजन पटना से होंगे हमारे साथ, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तोगड़िया के बयान के बारे में आपको बता दें, प्रवीण तोगड़िया ने गुजरात में कहा, उसी गुजरात में मोदी कहते हैं बनारस आऊंगा दिल जीतने के लिए, एक बार मुसलमान मुझसे मिलेंगे प्यार करने लगेंगे। और उसी गुजरात में प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कि जिस मकान को हिंदू परिवार चाहता था, मुस्लिम परिवार एक रहता है, उसे खाली कराना चाहता था। और तोगड़िया रास्ता बताते हैं कि 48 घंटे में अगर मकान खाली नहीं करता है, हजारों लोग मिलकर इसकी दुकान का घेराव करो, पथराव करो, टायर जलाओ, अगर वो सड़क पर निकले तो उसके मुंह पर थूकने का कार्यक्रम बनाओ। किसी के ऊपर थूकने पर कोई सजा नहीं होती, किसी के ऊपर टमाटर फेंकने से भी सजा नहीं होती। और जब ये सब ना हो तो खाली कराकर जबरन बजरंग दल का वहां बोर्ड लगा दो। ये फार्मूला तरकीब बता रहे प्रवीण तोगड़िया, वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, जो संघ परिवार का एक हिस्सा है। इस पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल राकेश सिन्हा साहब आप ही से। प्रवीण तोगड़िया का यह बयान और जिस ढंग से भड़काऊ बयान की पराकाष्ठा कहें, क्योंकि यह सिर्फ भड़काऊ नहीं है, यहां एक आतंकी के तौर पर, या एक तरह से कहें एक आतंक का ताना बाना रचकर एक परिवार को एक मोहल्ले से जबरन खाली कराने, भगाने के लिए जो तरकीबें तैयार की जा रही है, उसका नेतृत्व प्रवीण तोगड़िया कर रहे हैं, या तरकीब बता रहे हैं एक ऐसे समुदाय को जो उग्र हो तो उसका खामियाजा कुछ भी हो सकता है। राकेश सिन्हा, देखिए, जो आपने सीडी अभी दिखाया, जो बातें दिखाई गई, उस पर आरएसएस के नेता श्री राम माधव का खंडन आ गया, क्योंकि प्रवीण तोगड़िया जी ने कहा ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि पूरा बयान, पूरा सीडी ही विवाद के घेरे में है। इस चुनाव के वक्त में उस सीडी को किस प्रकार उपयोग किया गया, मुझे लगता है सीडी की जांच की जानी चाहिए। मतलब आपको सीडी पर उपयोग तोगड़िया के सवाल पर एक बात मैं आगे बता रहा हूं। देखिए, प्रवीण भाई तोगड़िया एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार महासचिव हैं। वे इस तरह की बातें नहीं करेंगे, लेकिन गुजरात की परिस्थिति में किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई, कहां तोड़ा मोड़ा गया, इसकी बात होनी चाहिए। राकेश जी, उन्होंने जो कहा उसे हमने टेप में दिखाया, टेप में उसका तर्जुमा हमने आपको पढ़कर सुनाया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने जो नहीं कहा वो हम बोल रहे हैं। मैं फिर कह दूं कि एक मुस्लिम परिवार एक हिंदू मोहल्ले में उसने मकान खरीदा, वहां के परिवार के जो हिंदू परिवार के लोग हैं वो चाहते थे कि वो मकान खाली कर दे, क्योंकि उसी मोहल्ले में हिंदू डोमिनेटेड एरिया में मुस्लिम परिवार रहता था। और उसका तरीका बताया जिसमें तमाम चीजें मुंह पर थूक दो, टायर जलाओ और ये सब करो, और साथ में ये भी कि इस मकान पर कब्जा करके बजरंग दल का बोर्ड लगा दो, उसके बाद केस लड़ो। राकेश सिन्हा, ये सीधी सीधी ये बात है, इसमें कौन सा आप कह रहे हैं सीडी में गड़बड़ी है? देखिए, मैं टाइमिंग पर सवाल उठाने के बजाय उनके जुबान और उनकी मंशा पर मैं साफ तौर पे कहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस इस तरह की बातें नहीं करता, न इस तरह की भाषा बोलता है। इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि प्रवीण भाई तोगड़िया ने ऐसी बातें कही होंगी और आज कही होंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये सारी बातें तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत की जा रही हैं, सिर्फ चुनाव के रंग को बदलने के लिए, ध्रुवीकरण को तेज करने के लिए। प्रवीण तोगड़िया के अलावा किसी का टेप होता तो शायद आप कहते एक बार लोगों को लगता है, मुझे विश्वास है कि तोगड़िया जी ने नहीं। प्रवीण भाई ने स्वयं कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वो राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने स्वयं खंडन कर दिया। तब इमरान मसूद ने भी कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि बोटी बोटी काट दूंगा, हमारे चैनल
पर भी कहा, छाती पीटते रहे 4 दिन तक बीजेपी के नेता। आज तक ऐसा हुआ राकेश सिन्हा की किसी ने कहा कि बोला है कि मैंने कहा, तो पलट जाते बाद में, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए एक बात और मैं बता दूं, गुजरात के संदर्भ में बता दूं, कुछ गांवों में जिस तरह के झगड़े हैं, जो परिस्थितियां उन परिस्थितियों में उन्होंने क्या कहा होगा, उसको किस रूप में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। लेकिन एक बात जान लीजिए, संघ कभी भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का पक्षधर नहीं रहा है, ना था, ना है, न रहेगा। अब इस पर संघ इस तरह की किसी भी बातों का जो इस तरह की बातों को निंदनीय मानता है, क्योंकि हम सामाजिक सौहार्द में विश्वास करते हैं और हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य हम इंक्लूसिव कंसेप्ट के रूप में मानते हैं, उसको पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन आरएसएस की विचारधारा का अंग हो ही नहीं सकता है। राकेश जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन इसी से हम जाएंगे तो गिरिराज सिंह के बयान तक भी जाएंगे, जिसमें वो कहते हैं कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो पाकिस्तान उन्हें भेज देना चाहिए, हिंदुस्तान में जगह नहीं। लेकिन इस पर चर्चा हम अगले हिस्से में करेंगे, क्योंकि गिरिराज सिंह भी आरएसएस और के स्वयंसेवक भी रहे और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन हम इस पर बात करने से पहले, संबित पात्रा आपके पास आने से पहले, कमाल फारूकी साहब, क्या आपको लगता है कि इस टेप में हमने कुछ कर दिया? प्रवीण तोगड़िया ने जो कहा वो सामने है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़ कर। ये हर इमरान मसूद भी कहता है, कोई भी कहता है। अंजू भाई, हमें तो इस सिलसिले के अंदर कुछ भी नहीं कहना, और हमें तो असल में अब जवाब हासिल करना है आरएसएस से, जिनके एक फैमिली का ये हिस्सा है। जैसे अभी हमारे सचिदानंद ने खुद फरमाया कि वीएचपी जो है उसका पार्ट है, बजरंग दल वो पार्ट है। जहां तक तोगड़िया जी का ताल्लुक है, अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर होते हुए वो इतनी जहरीली बातें करते हैं, और इससे पहले वो बाकायदा जो कुछ भी करते रहे, हम उसमें पास में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है, इस पर तो अगर मोदी जी और आरएसएस अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब यह है मोदी जी का एजेंडा यही है जो अल्टीमेटली होना है। अगर मोदी जी को अपनी अभी जो छवि साफ अगर करनी है, जैसे अभी उनका 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट आया, अगर वो वाकई स्टेटमेंट सही है तो मोदी जी जैसे लोगों को इमीडिएटली उनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन होना चाहिए। और ये जो पहले जो प्रवक्ता थे आरएसएस के, उनको भी जरा थोड़ा सा अकल ये आना चाहिए। ये मीडिया को बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मौसे के मीडिया में ये तोड़ मोड़ के पेश कर दिया। जब ये बात आ गई है तो अब इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। संबित पात्रा, आऊंगा आपके पास। सुलेमान संबित पात्रा, आप फिर वही कहेंगे कि टेप को तोड़ मरोड़ कर दिया गया, उसमें हमारा ऑडियो तो है नहीं। तोगड़िया साहब बोल रहे हैं, गुजराती में बोल रहे हैं। सवाल उठता है क्यों नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से तुरंत जांच करके 24 घंटे में आदेश दिया जाना चाहिए कि तोगड़िया अगर दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि मामूली बात नहीं है, एक पूरे समुदाय को प्रोवोक कर रहे हैं कि उन्हें घर खाली कराओ, उसके घर के बाद टायर जलाओ, मुंह पर थूको, टमाटर फेंको, और ये भी बता रहे कि इन सब की कोई सजा नहीं होती, मुंह पर थूकने की और टमाटर फेंकने की, टायर जलाने की, और इन सब से ना खाली करे तो घर पर कब्जा करके बजरंग दल का बोर्ड लगा दो। ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय में रख दूं। मैं आशा करता हूं आप मुझे 50 सेकंड का टाइम देंगे। पहला विषय है कि मैं यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठा हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं भाजपा से जुड़े हुए सवालों का जवाब दूंगा। और यहां मैं बहुत कैटेगोरिकली कह दूं, नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था, बहुत स्पष्ट रूप से एक विषय कहा था कि मैं 2 शब्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। कोई थर्ड विषय नहीं है, और कभी भी मैं किसी प्रकार का एक्सक्लूजन देखूंगा ही नहीं। तो गिरिराज सिंह और संजीत सोम का जो बयान है वो डेवलपमेंट का बयान है कि जो नरेंद्र भाई मोदी का विरोध करते हैं, बहुत साफ गोई से, अजीत जी, बहुत साफ गोई से मैं उत्तर दूंगा। मोदी जी मेरे नेता हैं, मोदी जी भाजपा के नेता हैं। जब मोदी जी पूरे विश्व के सामने ये ऐलान करते हैं कि हम एक्सक्लूजन की राजनीति नहीं करते हैं, डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरा विषय है जहां तक प्रवीण तोगड़िया जी के टेप के विषय में मुझे लगता है आप विश्व हिंदू परिषद के किसी प्रवक्ता से पूछे, वो सही बता पाएगा। आपने पल्ला झाड़ लिया कि प्रवीण तोगड़िया से आपका नहीं, वो आपने बताइए। प्रवीण फैमिली का हिस्सा नहीं है, सुनिए फारूकी साहब, मैं उत्तर देता हूं, आपको भी उत्तर देता हूं। देखिए, प्रवीण तोगड़िया जी भाजपा के नेता नहीं है, वो विश्व हिंदू परिषद के नेता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं परिवार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, बीजेपी पॉलिटिकल विंग है। नहीं, तो आपका संघ से कोई रिश्ता नहीं है। नोट कर लिया जाए, सुन लीजिए फारूकी साहब, आप पहले सुन लीजिए, नोट भी करते रहिए साथ में कि मेरा किससे नाता होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से वो मैं जानता हूं, मगर फिलहाल मेरा नाता भारतीय जनता पार्टी से है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जवाब दूंगा। संबित पात्रा का नाता पूछ नहीं रहा हूं, इररिलेवेंट है। नहीं, बीजेपी का नाता आरएसएस से कुछ नहीं है। दर्शक नहीं, वैचारिक रूप से नाता है, और इतना ही नाता है। और इस नाते को लेकर हम गर्व करते हैं कि वैचारिक दृष्टिकोण से हम वहां से आइडियाज लेते हैं। मुझे लगता है ये एक किस्म
उनकी हिपोक्रेसी है अगर आप कहते हैं सिर्फ वैचारिक नाता है। माफ करें, जो आरएसएस के संघ प्रमुख है मोहन भागवत का क्या नाता है बीजेपी से, और कैसे बीजेपी के अध्यक्ष बनने से लेकर और तमाम मामलों में आरएसएस का दखल होता है, और कैसे आपको चुनावी जीत जिलाने के लिए 5000 शाखाएं कैसे सक्रिय है, मुझे लगता है मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण, दर्शक सुन रहे हैं तो सुने आज अच्छे से, मैं इसको बताना चाहूंगा। आप देखिए, पहली बात तो है ये बार बार हर दिन लड़ाई चलती रहती है, भाजपा से क्या संबंध है आरएसएस के। चलिए एक सेकंड, नहीं उस संबंध पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं बोलता हूं संबंध को डिसोन कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। कौन डिसोन कर रहा है? सुनिए फारूकी साहब, लेट द एंकर आस्क। मैं पहले डिसोन नहीं कर रहा हूं, मैं कहा वैचारिक रिश्ता है, और मुझे लगता है वैचारिक रिश्ता से कोई बड़ा रिश्ता नहीं होता है। दूसरा विषय है अजीत जी, अगर कोई रिश्ता है भी तो आप बताइए आरएसएस कोई गलत ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज अगर प्रवीण तोगड़िया ने ऐसे बयान दिए कि सपा का भटकल से क्या रिश्ता था? एक मिनट, प्रवीण तोगड़िया ने अगर ऐसा बयान दिया है तो आरएसएस को निंदा ही न सिर्फ निंदा करनी चाहिए बल्कि मोदी सरकार को गिरफ्तारी करनी चाहिए प्रवीण तोगड़िया की, मामला दर्ज करके, ताकि दूध का दूध पानी का पानी और जांच होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं, एक बार सलमान सोद के पास चलूंगा। सलमान सोद साहब, हमारे पास स्टूडियो में जो मेहमान हैं, आपने सुना भी कांग्रेस के तमाम नेताओं के, दिन भर में कई नेताओं के हमारे पास बयान है। प्रवीण तोगड़िया ने जो आपने जो कहा वो भी सुना। अब ये लोग कह रहे हैं कि प्रवीण तोगड़िया का जो बयान है हो सकता है साजिशन, यही बात प्रवीण तोगड़िया ने भी कही कि साजिशन, उसमें तोड़ मरोड़ दिया गया होगा। आरएसएस कह रहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो हम मान लें कि ये जो टेप है इसमें कुछ दाल में काला है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश करके हम लोग चला है। नहीं देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आरएसएस के जो स्पोक्स पर्सन है ये कहते भाई, खुद देख के ये कहते कि भाई ये साजिश है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि मैंने नहीं कहा, बस यानी कि हम उनकी बात मान लें। ये मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में सच को झूठ और झूठ को सच दिखाने वाली हर कोई कोशिश चल रही है, और ये भी एक उस कोशिश का एक हिस्सा है। बहुत अफसोस की बात है कि जो प्रवीण तोगड़िया ने बात की, हिंदू और मुसलमान भाई और बहनों को जोड़ने की बात नहीं की, उनको अलग करने की बात की। मैं ये कहता हूं कि देखिए, आरएसएस को छोड़िए, आरएसएस क्या चीज है, या वीएचपी को छोड़िए, बीजेपी को छोड़िए, सरकारी जो कानून है, कानून के हिसाब से जो बनता है वो कीजिए। अगर प्रवीण तोगड़िया जी ने कोई गलत बात नहीं की है तो उनको कोई कानूनी कार्रवाई सलमान ऐसी बात की है जो कानून के खिलाफ है तो उनकी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। यही सवाल उठता है कि अगर प्रवीण तोगड़िया ने, जो वीएचपी के अध्यक्ष हैं, वीएचपी आरएसएस परिवार का एक एक्सटेंशन है, एक हिस्सा है, जिसको कबूल करेंगे, मुझे लगता है इससे ये नहीं कह सकते कि वीएचपी से आरएसएस का कोई रिश्ता नहीं है। और कोई अगर कहे कि आरएसएस से और आरएसएस परिवार से बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है तो मुझे लगता है सदी का सबसे बड़ी गलत बयानी होगी। लेकिन सलमान सोद साहब, जो भी ये राजनीति हो रही है इस किस्म की, जिसमें गिरिराज सिंह बयान देते हैं, जिसमें संगीत सोम बयान देते हैं, जिसमें इमरान मसूद पहले बयान दे चुके हैं, हालांकि आप पल्ला झाड़ चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन एक आपके वेनी प्रसाद वर्मा है, उम्मीदवार भी है, मंत्री भी है, उनका एक बयान आया है गिरिराज सिंह के जवाब में, जिसमें उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह बिहार में बोल रहे हैं या तो पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान। जवाब में उन्होंने कहा बीजेपी के जितने भी पीएम के दावेदार हैं या होंगे वो सब कब्रिस्तान चले जाएंगे। अगर ऐसे बयान बेनी प्रसाद वर्मा देते हैं, और बेनी प्रसाद वर्मा ने ऐसे 30, 40, 50 और बयान दिए हैं पिछले 1 साल के भीतर, तो आप लोग भी तो वही कर रहे हैं सलमान सोज, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। देखिए मैं ये बताता हूं आपको कि ऐसी बातें करना गलत है, और खासतौर से जो सीनियर लोग लीडर हैं हमारे, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात आप भी शायद नोट करेंगे कि जो इस वक्त हो रहा है, जैसे संबित ने कहा, संबित मेरे दोस्त हैं, संबित ने कहा कि भाई मोदी जी हमेशा कहते हैं सिर्फ 2 बात, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट की बात। देखिए, लेकिन अगर गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात अगर होती, अगर वही असलियत होती, तो ये अमित शाह को उत्तर प्रदेश क्यों भेजते? वो क्या गवर्नेंस और डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं? उन्होंने इसलिए भेजा ताकि वहां पर डिवीजन हो जाए, पोलराइजेशन हो गई, और वो हो भी रही है। सलमान साहब, सलमान भाई, आप तो मेरे मित्र हैं, आपने मधुसूदन मिस्त्री को क्यों भेजा था यूपी में? वो किस चीज के एक्सपर्ट हैं? संबित मैंने आपको नहीं किया इंटरप्ट। संबित प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप भी मुझे बात अपनी रखने दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, इस वक्त आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, बीजेपी, ये सब मिले हुए हैं, ये तो एक ही फैमिली के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ना कहे तो गलत बात है, तो हर किसी को पता है, बच्चा जानता है कि इनका क्या रिश्ता है और इस वक्त ग्राउंड पे इन्होंने क्या किया हुआ है। जो पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश में है और बिहार के हिस्सों में है,
ये तो सच्चाई है। वहां पर गवर्नेंस और डेवलपमेंट की लड़ाई नहीं चल रही है, कोई ऐसी इलेक्शन कैंपेन नहीं है। ये भाई भाई को, बहन बहन को अलग करने वाले। लेकिन सलमान सोच कल को बाहर निकाल, अगर बेनी प्रसाद वर्मा जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अगर अपने भाषणों में रोज ऐसी बातें करते करते यहां तक कहते हैं कि पीएम के जितने उम्मीदवार हैं उन्हें कब्रिस्तान में भेज देंगे, तो ये भी निहायत आपत्तिजनक है। और आप सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि बयान गलत है। बेनी प्रसाद वर्मा हर दूसरे दिन बयान देते हैं, उनके मुंह पर पाबंदी, उनके जुबान पर पहले ताला लगाइए, उसके बाद आपको कहने का हक है कि बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है। मैंने उसका यही जवाब आपको दिया कि जो मैं कांग्रेस स्पोक्सपर्सन के होने के नाते मैं कहता हूं आपसे, बेनी जी हो, कोई और हमारे लीडर हो, हमको पर्सनल अटैक पे बिल्कुल नहीं जाना। गलत बात, उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं आप? बेनी प्रसाद के खिलाफ सलमान भाई क्या एक्शन ले रहे हैं आप? उन पे करना है। नहीं, बेनी प्रसाद के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं आप? कुछ करना चाहिए। सलमान भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आप पर टिप्पणी कर दूं, एक्शन होगा या आपकी बात का ही मैं समर्थन कर रहा हूं कि 2014 के चुनाव में मैं देख रहा हूं राजनीति में विमर्श का स्तर गिरा है, जो कि पहले नहीं हुआ था। मैं एक बात अब बता दूं कि 1984 में चुनाव हुआ था, राजीव गांधी की लहर थी। उस लहर में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें आई, ना तो चुनाव के दौरान न चुनाव के बाद। किसी ने नहीं कहा कि राजीव गांधी जो नौसिखिए व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहे हैं देश को बर्बाद कर देंगे, देश रसातल में चला जाएगा। आज जिस ढंग से नरेंद्र मोदी को जहर जहर कहा जा रहा है, और इसकी शुरुआत सोनिया गांधी ने की जब उन्होंने मौत का सौदागर कहा, उसके बाद से ये परिस्थितियां पैदा हुई। सोनिया गांधी को मैं नरेंद्र मोदी की जनरेशन का नहीं मानता हूं, वे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की जनरेशन की है। मोदी की लहर नहीं है, जहर की लहर है। आज भी जयराम रमेश ने कहा, उत्तर देना चाहूंगा, आज भी कहा है कि मैं कई जगह गया हूं, मैंने महसूस नहीं किया है कि मोदी की लहर है, सिर्फ मोदी जहर है, और मोदी लहर नहीं है, सिर्फ मोदी जहर है। ये आज भी कहा है सलमान सोज। मोदी 3 बार चुने हुए चीफ मिनिस्टर हो सकता है, 200 से ज्यादा सीट मिल जाए, हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं सुनिए, बात पहली बात है, ये लहर वहर की बात तो आप नहीं, मैं जहर की बात कर रहा हूं। मोदी लहर है तो मैं जहर की बात कर रहा हूं, को सब पता चलेगा। मैं जहर की बात जहर की मैं बात करता हूं, जहर की बात करता हूं। लेकिन हाँ, जहर की बात देखिए, जहर की बात तो यह है जैसे प्रवीण तोगड़िया ने जैसे बात की, या अमित शाह के अंडर जो बीजेपी ने कैंपेन चलाया, उसी तरह से उसके बीज बो रहे थे ना, उसी तरह से भाई भाई को अलग करते हैं। वो जहर नहीं है क्या हिंदुस्तान में? मैं उत्तर देना चाहूंगा। हिंदुस्तान ने आपको दिया है, मुझे भी एक नेशनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव दीजिए, रखिए, उसके बाद जाएंगे जरा पट्टा। देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो पूरे डिबेट में चल रहा है, और इस डिबेट में नहीं, अमूमन जितने डिबेट्स हो रहे हैं आसपास में, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते हुए व्यक्तित्व से, उनके डेवलपमेंट के कद से डरी हुई कांग्रेस नजर आ रही है। पोलराइजेशन करने की कोशिश कौन कर रहा है? सपा और कांग्रेस कर रही है। अमित शाह क्या कर रहे थे? बदले की बात कर रहे थे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप तो सलमान सोच जी को इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, मुझे क्यों? ये सारे बयान अभी मेरे इंटरप्ट किया, आपने बयान पूछा तो मैं किसको इंटरप्ट करूं, ये कम से कम आप उतना समय तो मुझे दीजिएगा ना, नहीं, लेकिन आप ये मत बताइए कि मैं किसको, आप उतना समय दीजिएगा जितना उनको दिया है आपने। महत्वपूर्ण विषय है कि जहां तक मुजफ्फरनगर के दंगों का सवाल है, आप बताइए, सब तमाम जो जानकारियां आई हैं, मैं जो किस सवाल पार्टी ने, उसका जवाब दीजिए। आप मुझसे बात करने आए या उनका जवाब उनको देने आए? मैं सवाल पूछ रहा हूं, उनसे सवाल पूछना मेरा पहले प्राथमिक दायित्व है, और आपसे सवाल पूछना। प्रॉब्लम क्या है कि आप मेरे सवाल को डक करते हैं, उनसे आप सवाल पूछ रहा हूं कि आपका इल्जाम अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन गिरिराज सिंह के बयान पे गिरिराज सिंह आज भी कहा, एक मिनट सुन तो लीजिए, कि मैंने कोई गलत नहीं कहा, और उनके बयान हमारे सामने हैं कि जो मोदी के विरोधियों पाकिस्तान चले जाएं। संगीत सोम ने कल कहा कि हमारे सरधना को 2 दिन के लिए छुट्टी दे दो, पाकिस्तान फतह कर लेंगे। उसके अलावा पुराने बयान पर बात करेंगे अमित शाह तो दर्जनों बार उस पर बहस हो चुकी है। गिरिराज सिंह के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए गिरिराज सिंह का जो बयान है गैर जिम्मेदाराना है, और उनको ऐसे बयान के लिए बीजेपी शो का नोटिस दे। जी, पहला विषय है अमित शाह का, बार बार आप जो जिक्र कर रहे हैं, मैं ये बता दूं, बोटी बोटी इज नॉट इक्वल टू बटन बटन। आपने पहले अमित शाह के बारे में पूछा था, तो मैं जवाब दे रहा हूं कि बोटी बोटी और बटन बटन में बहुत फर्क है। रिवेंज बाय डेमोक्रेटिक मींस, जो मोदी का विरोध करे वो पाकिस्तान चला जाए, ये गिरिराज जी का बयान है। पार्टी ने कहा कि हमारे कोई इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी ने एक्शन, आप ये पूछिए, सही बोला। आपको ये पता भी होगा कि पार्टी ने एक नोटिस जारी किया है
पार्टी ने उनसे पूछा है, सिंह ने कहा कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं, जो उन्होंने कहा पार्टी लाइन नहीं है। अगर पार्टी ने अगर पार्टी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि वो सहमत नहीं है, सुन लीजिए, गिरिराज सिंह ने आज भी कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, और जरा संजीदगी से इस पर सुनने की जरूरत है। सिर्फ हम ऐसे बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे, दर्शक भी देख रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, देश का मैं भी नागरिक हूं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं, 543 सीट है, हो सकता है आप बहुत आइडियल हाइपोथेटिकल होकर भी सोचेंगे, कल्पनाओं की उड़ान पर भी 300 से ज्यादा का नंबर न मोदी ने बोला आज तक, न राजनाथ ने। बचे 243 मोदी विरोधी हैं, ठीक है? तो इसका मतलब सबको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मोदी या तो मोदी के समर्थन में रहिए और या पाकिस्तान जाइए। देखिए, पार्टी ने मना किया है कि हमारे को इस वक्तव्य से कोई लेना देना नहीं है। जब लेना देना नहीं है, सुशील मोदी जी ने इसे इररेस्पॉन्सिबल भी कहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम इस पर डिबेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, दुखद विषय यह है कि जो मुद्दा डिबेट का होना चाहिए, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, उससे भटक कर तो आप अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाइए, भाषण न दें। के लिए रुकना होगा। एक जिस ढंग से ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, इस राजनीति में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के नेता भी हैं। जिस ढंग के भाषण दे रहे हैं, रैलियों में जिस ढंग की बातें कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में अलग जुबान, हिंदू बहुल इलाकों में अलग जुबान। कोई कहता है कि मोदी का विरोध करने वाले के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं, कोई कहता है कि सरधना चुनाव क्षेत्र को 2 दिन की छुट्टी दे दो, हम पाकिस्तान पर फतह कर लेंगे। और इस बीच प्रवीण तोगड़िया का एक बयान आता है, अपने हिंदू भाइयों के बीच बैठे प्रवीण तोगड़िया कहते हैं उनके मोहल्ले में एक मुस्लिम बिजनेसमैन रहता है, वो परिवार वहां से मकान खाली करे, इसलिए फार्मूला बताते हैं, जिसमें बताते हैं उस परिवार के घर के सामने जाओ, उसके घर के सामने टायर जलाओ, मुंह पर थूको, हंगामा करो, इससे भी मकान खाली ना करे तो खाली करवाकर जबरन बजरंग दल का बोर्ड लगा दो। इस पर चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं किस मानसिकता के तहत ये सब हो रहा है और क्या इससे चुनावी फायदा भी होता है। स्टूडियो में कई मेहमान हैं, हम एक बार जरा पटना चलते हैं, क्योंकि पटना में नहीं जा पाया। राजीव रंजन, आप अपनी राय दें, उससे पहले आपको बता दें कि हवाम में सब नंगे हैं, दूध का धुला कोई नहीं है। आपकी पार्टी के नेता हैं शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी ने भागलपुर में नीतीश की मौजूदगी में शायद कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, भागलपुर की जनता से कहना चाहता हूं, आप मोदी के खिलाफ एकजुट हो जाएं, मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे। गाड़ देना बिहारी शब्द है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, दफन कर देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने नहीं देंगे। शकुनी चौधरी अगर ये कहते हैं कि मोदी को भागलपुर की धरती में दफन कर देंगे, तो ये बयान भी तो वही है जो बाकी दलों के नेता करते हैं, जिसकी निंदा भी आप करने वाले हैं अगले मेरे जवाब में। अजीत अर्जुन जी, कम से कम आपके इस बड़े पैनल के बड़े फॉर्मेट में जनता दल यूनाइटेड जैसी छोटी पार्टी को आपने जगह दी। सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा। नहीं, माफी चाहूंगा। जो सवाल है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देश के चुनाव में ऐसा राजनीतिक परिदृश्य शायद 65 वर्षों में कभी नहीं आया होगा, जब इतने जहरीले बोल राजनेताओं ने बोले। और सब बिल्कुल साफ दिखता है, कांग्रेस पूरी तरह से एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से उसकी वापसी नहीं दिखती है, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनते हुए नहीं दिख पा रही है। ये हताशा दोनों ही पार्टियों के अंदर है। लेकिन एक पार्टी के पास 1 दर्जन राज्यों में आधार नहीं है, और एक नहीं, मैं वही कह रहा हूं, एक पार्टी 2 दर्जन राज्यों में अपना आधार खो चुकी है। और ये जो दिवालियापन है, इन नेताओं की जो बोली है, जहरीली बोली, मुझे लगता है कि जिस जिन्ना के कारण इस देश का विभाजन हुआ, आज भी जख्म हरे हैं, आज उस जिन्नावादी सोच का सबसे ज्यादा असर भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। लेकिन राजीव रंजन, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शकुनी चौधरी बीजेपी के नहीं है, आपकी पार्टी के नेता है। आपके मुख्यमंत्री के मंच से नीतीश कुमार की मौजूदगी में कहते हैं, जरूर कहना चाहूंगा। नहीं, सुन लीजिए, भागलपुर में मुस्लिम बहुल इलाके के नाथनगर में का ही जवाब दे रहा हूं। हाँ, जिसमें कहते हैं कि भागलपुर की धरती पर मोदी को दफन कर देंगे। अगर ऐसा उन्होंने बयान दिया है तो यह निश्चित तौर पर निंदनीय बयान है, और इस बयान की मैं आपके पूरे पैनल के सामने
इसकी आलोचना करता हूं और मुझे अफसोस है मैंने ये बयान सुना नहीं है, लेकिन ऐसे बयान मैं कह रहा हूं अगर नहीं है ये बयान दिया है और सिर्फ आलोचना निंदा से नहीं होगा, निंदा तो आरएसएस वाले भी कर देंगे, बीजेपी वाले भी कर देंगे। गिरिराज सिंह ने जो कहा उसकी निंदा राजनाथ सिंह ने, सुशील कुमार मोदी दोनों ने कर दी, तो फिर हम सबको मान लेना चाहिए कि बोलते हैं निंदा करते मत रहे। स्थितियों को एक तरीके से नहीं देखिए। अच्छा, दोनों स्थितियों को एक साथ अजीत अंजुम जी नहीं देखिए। एक तरफ प्रवीण तोगड़िया का बयान इस देश में जिस तरीके से सांप्रदायिक विभाजन और ध्रुवीकरण से एक अगले चरण की ओर ये राजनीति चली गई कि देश टूट जाए, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर नरेंद्र मोदी का मैं उत्तर देना चाहूंगा। मैं बहुत देर से सुना एक सवाल एक मिनट। राजीव जी आपने बहुत अच्छी बात कही। राजीव रंजन, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। शफनी चौधरी के खिलाफ क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? जब तक शफनी चौधरी के इस बयान के लिए कार्रवाई नहीं करेगी तब तक सिर्फ निंदा करके राजीव नहीं बच सकते। राजीव जी मैं आपसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने निंदा की, इस बयान की, आपने उस बयान की निंदा की। अंदर ये साहस है, आप बात तो सुन लीजिए। आपके साहस की मैं प्रशंसा करते हुए, आपके साहस की प्रशंसा करते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप पूरी दुनिया को जेडीयू और जनता दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है कि नरेंद्र मोदी की जीत फांसीवाद की जीत होगी? पूरी दुनिया में आप क्या बताना चाहते हैं? क्या भारतीय लोकतंत्र फांसीवाद को चुन रहा है? क्या भारत की जनता फांसी को चुन रही है? क्या पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हिटलर और मुसोलिनी और फांसीवाद भारत में जन्म ले रहा है? रणनीति है 84 में इंदिरा गांधी और जिस तरीके से आपके एक दर्जन नेताओं के बयान भरा गया, उन्हें फांसीवाद नहीं कहा गया। गडकरी ने क्या कहा? देश में रहने पटना में गडकरी ने बिहार नरेंद्र मोदी देश की जनता के समर्थन पूरे बिहार को गाली दी। तो इतनी मौखलाहट बातें कर रहे हैं। इस मौखलाहट में आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जेडीयू सबसे अधिक जिम्मेदार है। आपकी हैसियत नहीं है कि आप गडकरी से लेकर गिरिराज सिंह और नरेंद्र मोदी से लेकर के आपके मैं उसको उत्तर देना चाहूंगा। पार्टी को कहा है उन बयानों के लिए मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी। आप आंसर दीजिए, उसके बाद कमाल फारूकी और बाकी लोगों को। देखिए, बहुत संजीदगी से उत्तर देता, मगर जिस प्रकार से मैं जेडीयू की हालत को देख रहा हूं, नेता छोड़ के भाग रहे हैं, कुछ तो कारण होगा जो नेता छोड़ के भाग रहे होंगे। अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी। और नहीं, सुनिए मैं तो कहता हूं 16 तारीख के बाद आप हमारी पार्टी का नाम जाओ ढूंढो, उसे होगा, उसे ढूंढना पड़ेगा, वो कहीं नजर भी नहीं आएगा। मैं शांति से सुन रहा था आपके उत्तर को। राजीव रंजन व्यक्तित्व का रूप, राजीव रंजन जी आप शांत हो जाइए, ध्यान से उत्तर सुनिए। बोलता हुआ अहंकार ध्यान से आप नीतीश कुमार जी अहंकार ना सिखाएं, ये अच्छा रहेगा। आप प्लीज हमारे उत्तर को सुन लीजिए। जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन, आपकी हैसियत नहीं है ऐसी बात करने की। आप बिहार के जनादेश को चुनौती में मतदाताओं का रुझान क्या है? राजीव रंजन, वक्त कम है, मुझे हर आदमी से जरा एक मिनट बात करनी, वक्त कम है, जरा सुनते हैं, उसके बाद जरा सलमान सोज के पास नहीं गए, कमाल फारूकी के पास भी वक्त कम है, जल्दी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय पैनल में भी देख रहे हैं और देश में भी यही हो रहा है। पहली बार 2014 का चुनाव ऐसा हो रहा है जहां तमाम पार्टियां मिलकर ऑपोजिशन के खिलाफ लड़ रही हैं। केवल इनको मोदी ही नजर आ रहा है। वो इसलिए नजर आ रहा है कि स्वाभाविक रूप से जो खजाना होता है उसी की और जो लुटेरे होते हैं उनका निशाना होता है। खजाना मोदी है। दूसरा एक लाइन में ये जो एक स्यूडो सेक्युलरिज्म, सुन लीजिए, आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये जो स्यूडो सेक्युलरिज्म का रेस, अरे आप ऐसा क्यों हो गए हैं? आप तो पहले ठीक थे, क्या हो गया आपको? आप शांत हो जाइए। पूरे देश में जहर फैला, अरे आप तो है ही नहीं देश में, कहीं पर आप चलने दीजिए। आपको 2 सीट मिलने वाली नहीं है, आप इतना कुछ मत बताइए। मैं एक लाइन में आप इनको रोकते नहीं हैं। मैं एक लाइन में यही कहना चाहता था, जो स्यूडो सेक्युलरिज्म का रेस चल रहा है कि सबसे पहले कौन ले सकेगा, इसको रोकना पड़ेगा। और जब तक डेवलपमेंट का रेस नहीं लगेगा, ये स्यूडो सेक्युलरिज्म ही। चलिए, मैं समझ गया, लेकिन जब तक डेवलपमेंट का रेस नहीं लगेगा, अच्छी बात है, विकास पर बात करिए, लेकिन विकास के बीच में अगर ऐसे बयान आते हैं और ये बयान लगातार आते हैं, तब आपका कहीं दिखता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक तरफ विकास की बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं मुसलमान मुझसे मिलेंगे तो प्यार करने लगेंगे, मैं बनारस दिल जीतने आ रहा हूं। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह बयान देते और बयान देने के बाद आज अभी कुछ देर पहले गिरिराज सिंह का फिर बयान आया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मुझे जो चुनाव आयोग का नोटिस आएगा हम जवाब देंगे। हमें अफसोस किस बात का, कानून के अंदर जो भी कहा, मैंने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। गिरिराज सिंह का यह बयान तब आया है जब राजनाथ सिंह ने नसीहत दी कि गिरिराज सिंह के बयान से पार्टी सहमत नहीं है। सुशील मोदी ने कहा पार्टी सहमत नहीं है, उसके बाद भी 24 घंटे के बाद गिरिराज सिंह कहते हैं वही कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। तो कहीं न कहीं
कुछ गड़बड़ है कि पार्टी कुछ कहती है, उम्मीदवार कुछ कहता है और उसके बाद उम्मीदवार फिर अपनी बात पर कायम रहता है। कमाल फारूकी, मेरे ख्याल से ये एक पूरा एक स्ट्रेटेजी का बीजेपी का हिस्सा है कि कुछ लोग इस तरह की बात करते रहे और कुछ लोग इस तरह की बात, कुछ लोग दिल जीतने की बात करें और मैं समझता हूं कि चाहे वो बेनी प्रसाद हो, चाहे तोगड़िया जी हो, गिरिराज हो, चाहे सुमित, अगर इनके खिलाफ खुद उनकी पार्टीज कोई एक्शन नहीं लेती हैं तो ये नूरा कुश्ती है और इनको हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। वो जान रहा है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको और हिंदू और मुसलमानों में तफरीक की जा रही है। लोग पूरे वतन के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आपस में फसाद हो जाए। टुगड़िया जी के बयान के खिलाफ अगर गुजरात की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब ये मोदी जी ने अभी तक जो कहा है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में इलेक्शन कमीशन नहीं और इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन कमीशन नहीं है। यहाँ मोदी जी आ गए, इस वक्त ये 150 नहीं है, आप जानकारी ठीक से लीजिए। नहीं जानकारी बहुत अच्छी है। जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, सलमान सोच के पास चल रहा है, दोनों को सलमान सोच बहुत देर से आपके पास नहीं आया। बात वही हो रही है, देखिए हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है कि बातें सब करते हैं। आप भी कह रहे हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा ने जो कहा गलत है। अगर वो कहते हैं पीएम के सारे उम्मीदवारों को कब्रिस्तान के भीतर भेज देंगे या वो सब कब्रिस्तान चले जाएंगे, वैसे गिरिराज सिंह कहते हैं हमने गलत क्या कहा। तो इसका मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है कि शीर्ष नेतृत्व कहे कि ये बात गलत है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, और वहां जो मैदान में आपके नेता इसी तरह की जुबान चलाएं। सलमान सोच नहीं, देखिए इस इलेक्शन में एक लीडरशिप की बहुत बड़ा अहम मसला है। ये तो जो हो रहा है, जैसे गिरिराज जी की आपने बात की, प्रवीण तोगड़िया या बेनी जी की बात की, देखिए अगर आप देखेंगे ऊपर के लेवल में क्या हो रहा है, ये किसके वर्ड्स हैं कि भाई क्या मैं इनके लिए रिलीफ कैंप खोलूं, क्या मैं हमारे 25 एक करके सुनिए प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये कैसी बात है कोई कहे कि भाई मैंने आपके पास नर्मदा का पानी श्रावण में लाया, अगर कांग्रेस होती रमजान में लाती। ये मैंने जो बात की तो नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं, मौत के सौदागर। तो जब लीडर ही ऐसे तो नीचे वाले क्या करेंगे? जहरीले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की। पहले बात आप सुनिए, ये आज का अरे संबित मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, संबित आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते। चलिए, मेरे कहने का यह मतलब है कि जो डिवीजन की बात होती है, आज तो आप कहेंगे हम मुसलमानों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, अच्छा बनाएंगे, हम इनके साथ चलेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन वो एक चेहरा है, वो एक फसाड है, एक लोगों को एक वो मुखौटा जो है सामने रखा हुआ डेवलपमेंट का। अंदरूनी बात जो है वो यही है कि अमित शाह को आपने यूपी का इंचार्ज बना दिया, वो उस अमित शाह को जिसके खिलाफ इतने खतरनाक केस लगे हुए हैं। लेकिन सलमान सोच फिर हम क्यों नहीं मानेंगे कि राहुल गांधी यहाँ कुछ और कहते हैं कि अपने जुबान पर नियंत्रण रखो। मणिशंकर अय्यर चाय वाला कहते हैं बेनी प्रसाद वर्मा मोदी को पता नहीं क्या क्या दरिंदे राक्षस, और अब क्या दरिंदे राक्षस, और अब कहते हैं कि पीएम के सारे उम्मीदवार कब्रिस्तान में चले जाएंगे। तो आपके पास भी ऐसे लोग हैं, अनगाइडेड मिसाइल राहुल गांधी मसूद से और बेनी प्रसाद वर्मा तक। तो इसका मतलब आपके पास भी वही स्थिति है कि यहाँ राहुल गांधी संत की तरह नसीहत देते हैं और मैदान में जो है उस तरह के बांटने की राजनीति कर रहे हैं। सलमान नहीं, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि आईएसआई के एजेंडा के एजेंडा की यहाँ लोग बोलते हैं। राहुल जी अरे मुझसे सवाल पूछा, समित मुझसे सवाल पूछा, सलमान जवाब समित मुझसे सवाल पूछा, लेकिन मैं देखिए आप राहुल जी की तकरीरें सुनिए, हर कोई तकरीर में वो एक बात जरूर कहते हैं कि हम मोहब्बत से इलेक्शन जीता जाते हैं, मोहब्बत से। तो ऐसा एजेंट मोहब्बत था, पाकिस्तान से आ रहा था यहाँ मिलने के लिए मुजफ्फरनगर से। आप अपने लीडर को देखिए, समित आपके जो लीडर है उसके बाद आप जवाब उनकी बात में कोई मोहब्बत नहीं नजर आती मुझे, कोई प्यार की बात नहीं करते हैं। चलिए अब आप जवाब दीजिए, पहले 30 सेकंड मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए जीत हार तो होगी किसी की और लोकतंत्र रहेगा। क्या दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं जब बार बार कांग्रेस के नेता और आपके दोस्त यह कह रहे हैं कि हिटलर आ रहा है, मुसोलिनी आ रहा है, देश में फांसीवाद आ रहा है। पूरी दुनिया में भारत की लोकतंत्र के बारे में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये कांग्रेस के लोगों को विचार करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं राकेश सिन्हा, फिर उसी पर आऊंगा, फिर गिरिराज सिंह के मामले में बहुत सख्त मैसेज देना चाहिए। अगर मोदी कहते हैं कि मुसलमानों से मिलूंगा, मुसलमान मुझसे मिल लेंगे, दिल
देख लेंगे तो गिरिराज सिंह अगर कहते हैं तो सिर्फ राजनाथ सिंह पल्ला झाड़े और 24 घंटे के भीतर गिरिराज सिंह कहे कि मैंने सही किया, मैं अपने बयान पर कायम हूं, तो मुझे लगता है यहां भी बहुत सोचने की जरूरत है। लोग क्यों यकीन करें? संबित पात्रा 30 सेकंड पॉइंटेड मेरे आंसर, मेरे सवाल का। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए आज 65 वर्ष बाद भी हम फिर आप मेरे सवाल मैं ब्रेक पे जाऊंगा, फिर मैं 30 सेकंड मेरे पास टाइम है, मेरे सवाल का जवाब। अभी भी हम मोदी कहते हैं मुसलमान मुझसे प्यार करेंगे मैं मिलूंगा तो, और गिरिराज सिंह कहते हैं मैं अपने बयान पर कायम हूं, मोदी विरोधी पाकिस्तान चले जाए। मुझे इसका जवाब दीजिए। मुसलमान अभी भी मोदी से प्यार करते हैं और तो आप कहिए कि गिरिराज सिंह के बयान पर हम शर्मिंदा हैं, आप कहिए। फिर पार्टी ने कहा है ये हमारा बयान नहीं है तो मैं शर्मिंदा क्यों हूं? आप सलमान जी से पूछिए कि वो सोनिया जी के बयान पर शर्मिंदा है। वो सोनिया जी क्यों छोड़ दिया? देखिए ऐसा है प्रॉब्लम, मुझे दूसरों से क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों के पास, न सलमान भाई के पास और न हमारे बीजेपी और आरएसएस के लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए। मोदी जी जो अपनी बात कह रहे हैं उसके ऊपर वहीं पर गिरिराज दोबारा भी ये कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, और टुकड़िया साहब का बयान आपने पढ़कर सुना दिया। उसके बाद आरएसएस के लोग नहीं, हमने टुकड़िया जी से मालूम। सलमान सोच वक्त कम है इसलिए 30 सेकंड आपसे भी, चूंकि राजीव रंजन ने कम से कम कहा कि उनके उम्मीदवार, उनके जो नेता है शकुनी चौधरी, नीतीश की मौजूदगी में अगर कहा कि नरेंद्र मोदी भागलपुर आए, माफ करें भागलपुर की जनता से कहा आप सब एकजुट हो जाओ और मोदी को भागलपुर की धरती में दफन कर देंगे। इसी तरह से अगर बेनी प्रसाद वर्मा कहते हैं जो आपके मंत्री हैं कि पीएम के सारे उम्मीदवार कब्रिस्तान चले जाएंगे पाकिस्तान नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी एक बयान जारी करती है, माफी मांगती है और बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ आदेश देती है, बेनी प्रसाद को ताकीद करती है कि दोबारा ऐसे बयान हो तो पार्टी कार्रवाई करेगी, और वो शर्मिंदगी, वो बयान, वो मजबूत चेतावनी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं? सलमान सोच। देखिए पहली बात तो यह है कि मैंने शायद प्रोग्राम के पहले भी ये बोला कि अगर बेनी जी ने ऐसी बात कही है कि दफनाने की बात या कब्रिस्तान की बात, ये ऐसी बातें सीनियर लीडरों को बिल्कुल शोभा नहीं देती और बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और पार्टी मेरे ख्याल में इस पे कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेगी। चलिए इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। सलमान सोच वक्त का मैं संबित पात्रा और बाकी मेहमान सलमान सोच, मुझे लगता है अगले एक हफ्ते के भीतर फिर हम बैठेंगे। आपने कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और इंतजार करेंगे कि 48 घंटे के भीतर बेनी प्रसाद वर्मा इससे बढ़कर कुछ बोलेंगे, क्योंकि आपके पास भी ऐसे लोग हैं कि बोलने में चूकते नहीं। चैनल पर आप आकर बात कहें कि बेनी प्रसाद वर्मा का यह बयान गलत है, या कांग्रेस के नेता या बीजेपी के नेता एक दूसरे के बयानों की निंदा करें, लेकिन मैं फिर कहूंगा कोई पीछे नहीं है। हम आप में सब नंगे हैं, सबकी नजर ध्रुवीकरण की राजनीति पर है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद देखिए रात 8 बजे महाभारत।